लंबा वीडियो। ओके, इससे पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण के किन किन जगहों पे वस्तु को रखने पे कहाँ-कहाँ प्रतिबिंब बनता है और उसकी प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एमसीक्यू भी पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है वेस्ट बंगाल के लिए, आप उसे जाके देख लीजिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में उससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर उससे एमसीक्यू भी बनता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है और अवतल उत्तल दर्पण का यूज क्या है, उपयोग क्या होता है हमारे जीवन में। ठीक है, हमारे जीवन में अवतल उत्तल दर्पण का यूज क्या होता है, वो भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण नहीं पता, उत्तल दर्पण यानी इस प्रकार का दर्पण होता है जिसका ये जो बाहरी तल होता है वो क्या होता है, उभड़ा हुआ तल होता है, वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण होता क्या है, सामने एक फोटो आ रहा होगा, वो क्या है उत्तल दर्पण। उसमें क्या है, जो दर्पण का ऊपर वाला भाग, ऊपरी भाग, बाहर निकला हुआ भाग क्या है, परावर्तक है, बहुत चमकदार है। तो उस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, बस किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखेंगे तो वहां पे उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण को ऐसे बनाते हैं, ये तल परावर्तक तल है, ये कलर किया हुआ है। ठीक है, जैसा फोटो था उसे उस प्रकार के डायग्राम को तो नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा हम लोग बनाते हैं। उत्तल दर्पण को इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें सिर्फ 2 पोजीशन का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि उत्तल, जैसे अवतल दर्पण में हम लोग क्या किए थे, 6 जगहों पे वस्तु को रखे थे, इसमें सिर्फ 2 जगहों पे वस्तु को रखेंगे और देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो पहला जो स्थान है वो क्या है, अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी विशेषता क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, ये पूछेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो अवतल दर्पण में हम लोग जैसे बनाते हैं उसी जैसा हम उत्तल दर्पण में भी बना लेंगे। ठीक है, पहला क्या उत्तल दर्पण बनाएंगे तो उत्तल दर्पण पता है ऐसा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उभड़ा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। उभड़ा हुआ परावर्तक तल में जिसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये कलर का प्रोसेस, ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तल अवतल दर्पण की परिभाषा हम लोग उत्तल दर्पण को कैसे, आप लोग इसे चलने की सहायता से आराम से बना लेगा, पेंसिल की सहायता से। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, प्रधान अक्ष है, यहाँ क्या होगा, पोल होगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे, ये 3 सेंटीमीटर पे फोकस होगा। हम लोग पहले अवतल दर्पण में पढ़े थे, 3 सेंटीमीटर पे लेंगे तो अच्छा डायग्राम बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर दूरी पे क्या लेंगे, एक वक्रता केंद्र ले लेंगे। यहाँ समझ में, ये सीधी रेखा क्या है, प्रधान अक्ष है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है, चमकीला हिस्सा ये वाला। ठीक है, बाहर निकला हुआ हिस्सा। ठीक है, अब देखिए इधर से बहुत ज्यादा दूर होगा, क्या बोलेंगे, बहुत दर्पण से बहुत ज्यादा दूरी कोई वस्तु होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो अनंत पे इन्फिनिटी या अज्ञात पे स्थित है। तो अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रख दिया जाए तो उसका जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के अंदर एक प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, दर्पण के अंदर बनेगा, इधर पर्दा पे बनेगा, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमको अवतल दर्पण वाला केस जो था, पहला केस यही था कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखा जाए। यहाँ पे क्या, अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि पहला जो प्रकाश किरण भेजना है वो क्या है, भेजना है प्रधान अक्ष के समानांतर भेजना है। क्या भेजना है, इस वस्तु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेगी। ठीक है, इस अवतल दर्पण के इस परावर्तक तल पे टकराएगी तो हम 2 प्रकाश की किरणों को भेजेंगे, 2 प्रकाश की किरणें भेजेंगे जो एक दूसरे क्या, इस प्रधान अक्ष क्या हो, समानांतर हो। समझ में आया, जैसे अवतल दर्पण में किए थे कि अनंत से अनंत में कोई वस्तु रखे थे तो उससे 2 प्रकाश की किरणें भेजे थे जो इस प्रधान अक्ष क्या हो, समानांतर हो। इस लाइन का ये इसके समानांतर हो, ये इसके समानांतर
हो। तो ऐसी दो प्रकाश की किरणों को भेजेंगे जो इस वस्तु से निकलने वाली ऐसी दो प्रकाश की किरणें जो इस प्रधान अक्ष है, ये जो प्रधान अक्ष है उसका क्या हो, समानांतर हो। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं समानांतर किरणें जो होती है, समानांतर किरणें परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें उत्तल दर्पण के इस परावर्तक तल से टकराने के बाद इधर चल जाएगा। ये भी प्रकाश की किरणें, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जिसको नहीं पता वो जाके वीडियो देखना, पुराना वीडियो उसमें सब है, ठीक है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके क्या कि अगर कोई समानांतर किरणें जाएगा, इस प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी तो परावर्तन के बाद इधर चल जाएगा, परावर्तन के बाद इधर चल जाएगा, यहाँ परावर्तन की क्रिया होगी। जब इन प्रकार की किरणों को तुम देखोगे, यहाँ से तुम देखोगे तो तुमको लगेगा ये प्रकार की किरणें सीधा कहीं इधर से फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक है। इस प्रकार की किरणों को तुम देखोगे तो तुमको लगेगा इधर कहीं से फोकस से होते हुए आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर तुम इसको देखे तो ये प्रकाश की किरणें तुमको इधर से, क्योंकि हमको क्या पता, हमको लगता है कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे रास्ते से आती है, तो तुमको लगेगा ये प्रकाश की किरण सीधा इधर से कहीं आ रहा है, ये प्रकाश की किरण सीधा कहीं इधर से आ रहा है, ये तुमको लगेगा, ठीक है। अब हमको पता है कि प्रकाश किरणें जहां मिलती है वहां हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, या जहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखो परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें इधर चली गई, ओरिजिनल जो प्रकाश है परावर्तन के बाद इधर चला गया, तो इधर भी ये दोनों आपस में कहीं मिल नहीं रहा, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर तो इस साइड में आपस में कहीं मिल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से किरणों को पीछे ले जाने पे ये फोकस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे इस वस्तु का यहाँ पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। हो सके आपके मैंने ये उतना बोर्ड में पूछता नहीं है तो किताब में शायद हो भी ना, लेकिन अगर पूछ दिया, नसीब खराब हो अगर पूछ दिया तो इसके लिए अच्छा से यहाँ से देख लीजिए या और समझ लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। किताब में शायद दिया ना हो, ठीक है। तो इसकी प्रकृति या विशेषता, यहाँ पे जो फोकस पे जो प्रतिबिंब बना उसकी प्रकृति क्या होगी या विशेषता क्या होगी वो लिखते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो समानांतर किरणें परावर्तन में इधर चली गई, हमको पता प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काटे या जहां पे पीछे ले जाने पे जहां एक दूसरे को काटे वहां पे क्या मिलेगा, ये एक दूसरे को काटे तो इधर प्रतिबिंब मिलेगा, ये पीछे ले जाने पे ये जहां काटेगा जहां एक दूसरे से मिलेगा वहां आपको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ एक दूसरे को पीछे ले जाने पे फोकस पे काटा है तो प्रतिबिंब हम इस वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ अगर मार्कर लगे तो मार्कर से निकलने वाले प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ मिलती हुई दिखाई देगा, फोकस से, तो फोकस से आते हुए दिखाई देगा, तो हमको फोकस पे एक मार्कर दिखाई देगा, ठीक है। ये जो मार्कर दिखाई देगा इस ओरिजिनल मार्कर में क्या रहेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वो सब लिखते हैं हम, ठीक है। ये वस्तु जो बना, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बना, दर्पण के पीछे, पीछे कहाँ बन रहा है, फोकस पर, फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर बन रहा है, लिख लेना पूरा कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पे बन रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उत्तल दर्पण का बात कर रहे हैं, कौन बड़ा, ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है, तो कौन बड़ा है दोनों में से, तो वस्तु बड़ा है, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा है, इतना छोटा है बिंदु के आकार के, बिंदु यहाँ पे बिंदु पॉइंट के आकार के इतना छोटा है, ठीक है। इतना बड़ा वस्तु है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बना है इतना छोटा बना है, बहुत छोटा प्रतिबिंब तुमको अंदर में दिखाई देगा। तो क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, आकार बहुत छोटा होता है, ये सब पहले लोग पढ़ चुके, छोटा होता है कैसा, बिंदु के आकार, बिंदु मीन्स कोई लड़की या लड़का का नाम नहीं, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का मीन्स पॉइंट, ऐसा इसको क्या बोलेंगे, बिंदु बोलते हैं ना मैथ में, तो इतना छोटा होगा, बिंदु का आकार बहुत छोटा होगा। यहाँ पे इतना बड़ा मार्कर रखोगे तो दर्पण के अंदर तुमको बहुत ज्यादा दूर, और उत्तल दर्पण, और अगर कहीं उत्तल दर्पण कहीं देखे तो देखना उत्तल दर्पण से बहुत ज्यादा दूर कोई अगर चीज हो उसका जो दर्पण के अंदर तुमको प्रतिबिंब दिखाई देगा वो बहुत छोटा, इतना छोटा दिखाई देगा, ठीक है। जब 11 12 में चल जाओ तो तुम शायद उत्तल दर्पण एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुमको वहां पता चलेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण जब देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा बात, प्रकाश किरणें क्या सच में एक दूसरे को काट रही है, नहीं, पीछे ले जाने पे यहाँ पे हमको काटती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन सच में एक दूसरे को नहीं काटती, तब प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है,
काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब ओके। अब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा? यहाँ पे ऐसे है ना, तो यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब वो भी छोटा सा बनेगा, लेकिन उसका भी मूल्य क्या रहेगा? सीधा रहेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण जो होता है, घर में जो यूज होता है दर्पण, उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग के सिर के सामने सिर आता है और पैर के सामने पैर, तो हम लोग का प्रतिबिंब अंदर में जो दिखता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। तो हमेशा याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा। तो ये भी कैसा बना होगा? सीधा बना होगा। सीधा मींस मार्कर ऐसे है, यहाँ भी मार्कर ऐसे बना हुआ है, ऐसे नहीं बना हुआ है, ठीक है। सीधा ऐसे, इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो भी ऐसे सीधा दिखाई देगा, लेकिन छोटा दिखाई देगा, ठीक है। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है? नहीं। तो इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। समझ में आया? हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं कि पर्दे पे किसको ले सकते हैं? जब प्रकाश किरणें पर्दे पे आके मिलती है तब वहां पे हमको प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इधर तो यहाँ पर्दा रखने पे प्रकाश किरण एक दूसरे पर्दे पे मिलेगी नहीं ना, तो यहाँ पे हमको कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये प्रकाश किरण इस साइड में तो कहीं मिल ही नहीं है। पीछे में हम कल्पना के पीछे में यहाँ पे कहीं मिलेगी, तो क्या यहाँ सच में पर्दा रखने पे कोई प्रकाश किरण मिल रही है? नहीं, हम ऐसा कल्पना किए कि इधर पे कहीं प्रकाश किरण आके मिलेगी, लेकिन पर्दा रखने पे कोई प्रकाश किरण इधर आके मिलने वाली नहीं है। ये मेरा कल्पना है कि इधर ये प्रकाश किरण इधर कहीं से आ रही है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। उसी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे ले सकते हैं जो प्रकाश के किरणों के सच में मिलने के कारण बनती हो। जब प्रकाश किरण सच में एक दूसरे से मिलेगी तभी उस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या लिया जा सकता है। लेकिन हम यह कल्पना किए, ऐसा सोचे कि प्रकाश किरण इधर जाके एक दूसरे से मिलेगी, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रकार का प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उस प्रकार के प्रतिबिंब को कभी भी कपड़े पे या पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। डायग्राम आ रहा होगा तुम लोग के सामने, उसको देख के अच्छे से उतार लेना, ठीक है। मिटा दे, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, अब हम दूसरा केस देखेंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या देखिए, इधर अनंत है, इधर पोल है, इन दोनों के बीच वस्तु को यहाँ पे रख दे या यहाँ पे रख दे या यहाँ पे रख दे या यहाँ पे, कहीं पे भी रख दे या इधर रख दे, कहीं पे भी। मींस हम दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत इन दोनों के बीच कहीं पे रख दे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बस ये दो क्वेश्चन है, उसका उत्तल दर्पण से कोई क्वेश्चन नहीं आता प्रतिबिंब से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा, अगर वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण लोगे और उसका बहुत ज्यादा दूर और ध्रुव जो होगा उन दोनों के बीच में कहीं पे एक वस्तु को रख दोगे, कुछ भी रख दोगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को देखेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब तुम लोग को कभी कभी लगता है कि ये क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो फोटो देख सकते हो, फोटो में क्या है, ये जो टावर है, टावर बहुत इधर पे कहीं पे होगा टावर, टावर का अंदर में क्या बना है, दर्पण के मिरर के अंदर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, एक टावर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, एक इमेज दिखाई दे रहा है। तो हम ये जो सीख रहे हैं इससे पता चल रहा है टावर बहुत ज्यादा दूर होगा, उसका प्रतिबिंब अंदर में बन रहा है, वही चीज हम यहाँ सीख रहे थे। वो प्रतिबिंब जो बन रहा होगा उसका प्रोसेस क्या होगा बनने का, जो टावर में अंदर बन रहा है उसका प्रोसेस, उसका तरीका क्या है बनने का, वो हम सीख रहे हैं।
कि टावर की जगह और कुछ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, टावर सीधा दिखाई देगा या टावर उल्टा दिखाई देगा, यही सब चीजें हम रे डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर को पढ़ने में, माने अभी तुम लोग को प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे तो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे आगे की कक्षाओं में तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा क्या होता है, सीधा क्या होता है। ठीक है, अभी 10th क्लास में चीजें दे दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा मोड़ा हो सके तो कंफ्यूजन हो। ठीक है, उससे डरने का बात नहीं है, पूरा जितना लिखा है उतना याद करो, हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, ये समझ गया सब क्या है। इधर दर्पण से बहुत ज्यादा दूरी पे यहाँ पे क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, ये पोल है इन दोनों के बीच, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, वस्तु को कहीं पे भी रख दो या यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी वस्तु को रख दो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये देखना हमको। ठीक है, हम क्या किए, वस्तु को समझ लो इधर कहीं पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए। ठीक है, तुम यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हो। ठीक हो, तुम यहाँ भी रख सकते हो, 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 कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, एक प्रोसेस को अभी बनाएंगे, वैसे तुम लोग बनाना। ठीक है, क्या करना, पहले प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष से समानांतर भेजना, तो समानांतर प्रकाश किरणें इधर चली जाएगी, हमको लगेगा इस प्रकार से किरणों को दिखेगा, तुमको लगेगा ये कहीं फोकस से इधर से आ रहा है। ठीक है, दूसरा बात हमेशा याद रखना, उत्तम दर्पण में जब प्रतिबिंब बना तो दूसरी ऐसी प्रकार से किरणों को भेजना। हम देखो, अब हम बता रहे हैं, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो पसीना आ गया। ठीक है, दूसरी प्रकार से किरणों को ऐसे ही भेजना जो वक्रता केंद्र की तरफ जाए। यहाँ से बहुत सारी प्रकार से किरणें निकलेगी, लेकिन हमको दो ही प्रकार से किरणों को भेजना है। ठीक है, तो हम एक ऐसी प्रकार से किरणों को भेजेंगे, इस वस्तु से निकलने वाली एक ऐसी प्रकार से किरणें जो दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ जाए। तो हमको पता है दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से चल जाती है, जिधर से आती है उधर से वापस चली जाती है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें सीधा जाता तो दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ जाता, लेकिन ये इधर जा नहीं पाएगा, ये इधर गया लेकिन परावर्तन के बाद इधर वापस चला जाएगा। इतना तो पता है ना, ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके। क्या कि एक प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष से समानांतर भेजने पे इधर चल जाएगा परावर्तन क्या, ये प्रकाश किरणों को देखने से लगेगा ये प्रकाश किरणें फोकस से आ रही है। दूसरी प्रकाश किरणों को हम ऐसी भेजेंगे जो वक्रता केंद्र की तरफ जाए, तो वक्रता केंद्र की तरफ जाएगा तो वक्रता केंद्र से वापस आता हुआ हमको दिखाई देगा, इधर जाएगा, तो इससे हम यहाँ से देखेंगे इस प्रकार के किरणों को आते हुए, तो ये लगेगा हमको वक्रता केंद्र की तरफ से आ रहा है। ठीक है, दिक्कत? ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने हम बता दिए थे कि वक्रता केंद्र की तरफ जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही वापस आता हुआ हमको दिखाई देगा। ठीक है, अगर वो लोग वो सब वीडियो नहीं देखा तो थोड़ा हो सके कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन हम दूर कर रहे हैं। ठीक है, हमको पता है जो वक्रता केंद्र की तरफ, यहाँ से देखो वक्रता केंद्र की तरफ हमको ऐसी प्रकाश किरणें लेंगे जो वक्रता केंद्र की तरफ जाएगा, तो वक्रता के देखो ये ऊपर वाला तल क्या है, परावर्तक तल, हम इधर भेजना चाहते थे लेकिन ये परावर्तक तल आ गया ना, ये परावर्तित होकर वापस उसी रास्ते से चला जाता है जिस रास्ते से वो आया है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, लेकिन ये प्रकाश किरणों को और ये प्रकाश किरणों को देखोगे तो ये लगेगा प्रकाश किरण इधर, ये प्रकाश किरणें फोकस से आ गई, तो इधर तो एक दूसरे को नहीं काट ली, इधर तो ये तो मत बनाना। ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये प्रकाश किरणें इधर जाते जाते एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इधर पे तो कोई प्रतिबिंब दिखने वाला है नहीं, जहां पे एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे हमको एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। समझ में आया? आंख मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक प्रकाश किरण को समानांतर भेजेंगे, परावर्तन का इधर चला जाएगा, दूसरी ऐसी भेजेंगे जो वक्रता केंद्र की तरफ जाएगा, लेकिन परावर्तन के बाद उधर ही वापस आ जाएगा। सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इधर तो एक दूसरे को, ये दोनों प्रकाश किरण इधर तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो पीछे ले जाने पे यहाँ पे कहीं एक दूसरे को काट रही, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ टावर रखते हैं तो यहाँ पे हमको एक टावर दिखाई देता है, जैसे अंदर में दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया था फोटो में। ठीक है, तो इसकी प्रकृति या विशेषता लिख देते हैं। डायग्राम बना हुआ होगा तुम लोग को सामने। ठीक है, तुम उससे उतार लेना। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ समझा रहे हैं। प्रकृति क्या होगी,
ये प्रकाश किरणें कहाँ बढ़ रही है, प्रकाश किरणें एक दूसरे से कहाँ मिल रही है, पोल और फोकस के बीच कहीं मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब, फोकस और पोल, पोल यानी ध्रुव, ध्रुव के बीच कहीं बनेगा। दूसरा, कौन बड़ा है, वस्तु बड़ा है या वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है, तो क्या है, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा है। अब इससे देखो ये मतलब क्या होता है, देखो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण क्या होता है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार होता है, बराबर होता है, ठीक है। हम दर्पण के सामने खड़े जाते हैं तो मेरा ही आकार का, मेरे जैसे एक लड़का दर्पण के अंदर दिखाई देता है, लेकिन उत्तल दर्पण में भी क्या हो रहा है, वस्तु जितना बड़ा है उसका प्रतिबिंब उससे छोटा बना है। जैसे ये टावर जो ये इमेज देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, इसमें जो टावर का प्रतिबिंब बना वो क्या इतना ही में बन गया, लेकिन टावर इतना छोटा थोड़ी होगा, टावर तो बहुत बड़ा होगा, टावर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बना है वो छोटा बना है। लेकिन तुम दर्पण, समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो तुम इतना बड़ा है तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। समझ में आया, प्रतिबिंब का आकार छोटा बड़ा क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार छोटा है। कैसा प्रतिबिंब, क्या ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, जब ये दोनों प्रकाश किरणें सच में एक दूसरे को काटती तब वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक। लेकिन हम कल्पना किए, पीछे ले जाने पे एक दूसरे को यहाँ पे काट लिए, तो कल्पना करके जब हम लोग ऐसा सोचते हैं तो ये किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब है, सीधा है या उल्टा, ये सिर है, इधर क्या है, सिर। टावर देख रहे हो, टावर उल्टा है कि सीधा, टावर जो देखे थे तुम, टावर कैसा था, सीधा था ना, ठीक है। प्रतिबिंब के अंदर ऐसा ऐसा मिरर था, मिरर के अंदर टावर ऐसे था ना, तो टावर का मोटिव क्या था, मतलब जो भी ऐसे बना होगा तो टावर क्या था, सीधा था ना, उल्टा थोड़ी ना बना है। तो टावर कैसा, टावर का प्रतिबिंब कैसा था, सीधा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण में वो कैसा होता है, सीधा होता है, क्योंकि वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसलिए वो कैसा होता है, सीधा। ऐसे पढ़ने पर, काल्पनिक प्रतिबिंब को पढ़ने पर नहीं लिया जा सकता। नहीं लिया जा सकता, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण में दो ही केस में हम लोग लेते हैं, एक अनंत पे रख देते हैं, एक इन दोनों के बीच कहीं पे रख देते हैं, ठीक है। अब तुम लोग भैया यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे रखोगे तो ये प्रकाश किरण समानांतर बनेगा, इधर चला जाएगा, दूसरा ऐसा बिंदु तो कटा जाएगा, ये एक दूसरे को यहाँ काटेगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तुम इन दोनों के बीच कहीं पे रखो, वस्तु का जो प्रतिबिंब है इन दोनों के बीच ही कहीं पे बनेगा, और उसकी प्रकृति यही होगी। दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच, इन दोनों के बीच तुम कहीं पे भी रखोगे प्रकृति यही होगा, उसका विशेषता जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति विशेषता यही होगी। इसीलिए हम लोग इसमें दो ही केस का बात करते हैं, ठीक है। तो अब तुम लोग को समझ में आया होगी समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी विशेषता क्या होती है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या होता है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या होता है। जैसे हम लोग समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार हमेशा बराबर होता है, चाहे वस्तु प्रतिबिंब से कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो, लेकिन वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जो घरों में हम लोग मिरर यूज करते हैं, ठीक है, वो घरों में जो हम लोग शक्ल जिसमें देखते हो वो समतल दर्पण होता है, उसमें देखना तुम जितना बड़ा है तुम्हारा प्रतिबिंब भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में बहुत ज्यादा नजदीक अगर तुम पोल और फोकस के बीच, मतलब अवतल दर्पण के सामने रखोगे तो तुम्हारा जो चेहरा है बहुत बड़ा चेहरा तुमको दर्पण के अंदर दिखाई देगा अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में अगर तुम उत्तल दर्पण के सामने रखोगे तो चेहरा क्या दिखाई देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। समझ में आया, चेहरा क्या दिखाई देगा, बहुत छोटा चेहरा दिखाई देगा। समझ में आया, नहीं ऐसा बता रहा है तुमको। जैसे तो ये समतल दर्पण है, एक बार तीनों को ऐसे लिख दे, ये समतल दर्पण है,
ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण। ये समतल, ये अवतल और ये उत्तल। तो इसमें क्या होता है, तुम जितना बड़ा है तुम्हारा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। ये किसमें होता है, समतल दर्पण में हमेशा ही होता है। वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही बड़ा होता है। किसमें, समतल दर्पण में। चाहे वो पास में रखो या दूर में, दूर में रखेगा तब तुम 6 सेंटीमीटर का तुम्हारा प्रतिबिंब भी 6 सेंटीमीटर का ही बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या कब होता है, अवतल दर्पण में तुम अगर बहुत सामने रखेगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण अगर सामने रखेगा तो प्रतिबिंब क्या बनता है, हम लोग देखे थे 6 नंबर पोजीशन, पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच रखोगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा बहुत बड़ा, दर्पण के अंदर बहुत बड़ा प्रतिबिंब तुमको दिखाई देगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण में सामने रखोगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा। तो समझ में आया, तीनों में क्या, तीनों में देखो, तीनों को अच्छे से पढ़ के ये अंतर ध्यान से समझो। समतल दर्पण में तुम्हारा आकार वस्तु का आकार दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। सॉरी, माने वस्तु का आकार और माने तुम जो इधर खड़ा है, तुम वस्तु का जगह तुम्हारा अंदर जो बनेगा प्रतिबिंब, तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। तो किस प्रकार का दर्पण होता है, समतल दर्पण। दर्पण के अवतल दर्पण के बहुत सामने रहोगे तो तुमको जब प्रतिबिंब दिखाई देगा, अपना जो चेहरा दिखाई देगा वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, वो किस प्रकार का दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण के बहुत सामने तुम रहेगा, तुम्हारा जो चेहरा होगा बहुत छोटा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। ये मार्कर है ना, इतना बड़ा मार्कर इतना छोटा मार्कर दिखाई देगा, तो किस प्रकार का दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ये कब होगा, जब तुम दर्पण के बहुत ज्यादा नजदीक रहोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या कि अगर तुम्हारे पास तुमको 3 दर्पण दे दिया, एक समतल है, एक अवतल है और एक उत्तल है। ठीक है, तो तुम कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। तो इसका आंसर क्या होता है कि हम किसी वस्तु को दर्पण के बहुत ज्यादा नजदीक रखेंगे तो देखेंगे जिस दर्पण में वस्तु के आकार का इधर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो उस प्रकार का दर्पण कौन सा दर्पण होगा, अवतल समतल दर्पण होगा। और नजदीक रखने पे, वस्तु को नजदीक रखने पे प्रतिबिंब और बड़ा दिखाई दे रहा है तो उस प्रकार का दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण। और वस्तु को उत्तल दर्पण माने किसी दर्पण के नजदीक रखने पे अगर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बहुत छोटा है, वस्तु का आकार से छोटा है, तो किस प्रकार का दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये कब होगा, जब वस्तु को माने ये दर्पण, ये आईना है और ये वस्तु माने ये मार्कर, इन दोनों को बहुत ज्यादा नजदीक रखो तो ये सारा सिचुएशन होगा। इस सबको अच्छे से लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, लिखो इसको अच्छे से, कॉपी मैंने जो बोले उसको ध्यान से रिपीट करके लिख लो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण का यूज क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण मींस कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, हम लोग इतना पढ़ लिए, क्या इसका कुछ यूज होता है, हम लोग सारा काम समतल दर्पण में ही करते तो अवतल उत्तल दर्पण पर बनाए क्यों। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज देखेंगे कि अवतल दर्पण का क्या यूज होता है। तो पहला उपयोग है दंत चिकित्सकों के दर्पण में। क्या, दंत चिकित्सकों के दर्पण में। अब दंत चिकित्सक क्या होता है, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट मींस दांत का इलाज जो करता है, दांत की बीमारी का जो इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो दर्पण होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब उसका दर्पण क्या खास होता है, ठीक है, तो उसका दर्पण का बोलने का मतलब ये नहीं कि जिसमें वो शक्ल दिखता है। ठीक है, अगर तुम लोग कभी दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट के पास गए होगे तो जरूर तुम्हारा दांत कुछ खराब होगा। ठीक है, तो वो देखना उसके पास एक यंत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ होता होगा, इस प्रकार का कुछ शेप का होगा। ठीक है, इस प्रकार का कुछ होगा जो तुम्हारे मुंह में डालता है और तुम्हारा दांत को वो देखता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि किसी का दांत खराब है और दंत चिकित्सक डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने इस प्रकार का एक छड़ी लिया है जिसके आगे में
कांच लगा है, ठीक है। तो वो जो कांच लगा है, वो जो दर्पण है, कांच नहीं एक्चुअली दर्पण है, वो दर्पण है, वो किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण है। किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक है। वो जो छोटा सा कांच है, वो तुमको देखो, छोटा सा कांच तुमको पता नहीं चलेगा अवतल है या उत्तल है, लेकिन वो जो होता है इतना जो ऐसे होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो उसका चमकीला भाग है थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। तो किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो दंत चिकित्सकों के दर्पण में किस प्रकार का, दंत चिकित्सकों के दर्पण में किस प्रकार का दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। तो दंत लिखा है चिकित्सक, दंत चिकित्सकों के द्वारा छोटे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है? रोगियों के जांच, दांतों का जांच करने के लिए। क्यों? दंत चिकित्सकों के द्वारा छोटे अवतल दर्पण का उपयोग होता है रोगियों के दांतों के जांच के लिए, ठीक है। क्या जांच होता है उससे, ठीक है। तो होता क्या है, जैसा कि फोटो देख रहे हो, तो अंदर में तुम देखो, अंदर में क्या होता है? दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं। दांत क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे। तो ये हम लोग क्या करते हैं, दो डेंटिस्ट रहता है, वो क्या करता है, इस प्रकार का जो उपकरण रहता है तुम्हारे मुंह के अंदर डालता है, और जो दांत तुम्हारा खराब है उसके सामने वो ये उपकरण लेके उसके सामने रख देता है, जिसमें क्या होता है, ये जो दांत है, दांत का एक प्रतिबिंब तुम्हारे चेहरे इसमें अवतल दर्पण में दिखाई देगा, वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। दांत का एक बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दिखाई देता है, जिसके कारण दांत में जो भी छोटी मोटी खराबी होता है वो अवतल दर्पण में उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसके कारण उस दांत का में जो खराबी है उसका पता लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग कारण क्या है, क्यों हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं? इस प्रकार का जो उपकरण रहता है डेंटिस्ट के पास, उसमें अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक। क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा एक बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब दर्पण को दांत के बहुत नजदीक रखा जाता है तो दांत दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य आ जाता है, जिससे दांत का एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। समझ में आया क्यों यूज करते हैं? जो डेंटिस्ट रहता है इसको दांत के सामने बहुत नजदीक ले जाता है, तो दांत के सामने बहुत नजदीक ले जाने से क्या होता है, जो दांत होता है उस छोटे से अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच कहीं पे आ जाता है, तो उस दांत का एक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है। तो बड़ा बनता है तो दांत में जो छोटा मोटा खराबी होता है उसका जो प्रतिबिंब बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है, उसमें हम लोग उस खराबी को डॉक्टर देख लेता है इस अवतल दर्पण के सहारे, जिसके कारण उसका इलाज कर पाता है। इसीलिए जो डेंटिस्ट आता है वो इस प्रकार के उपकरण अवतल दर्पण का यूज करता है। अगर उत्तल दर्पण का यूज करता तो उसको करीब ले जाने पे उसका जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है वो छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई देता, दांत और छोटा दिखाई देता, जिसके कारण उत्तल दर्पण का यूज
नहीं कर पाते, इसलिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखाई देता है, मतलब दांत का थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इस कारण अवतल दर्पण का यूज करते हैं डेंटिस्ट के उपकरण में। समझ में आया? पहले यूज समझ में आया? एमसीक्यू में पूछेगा कि दंत चिकित्सक के दर्पण दंत चिकित्सकों के दर्पण में किस प्रकार का दर्पण का यूज होता है, तो सिर्फ एक मार्क्स के क्वेश्चन में अवतल दर्पण लिख के चलाना। अगर पूछ दिया कारण क्या है, अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, तो ये कारण लिख देना, ठीक है। ऐसा कुछ होता है जिसके कारण दांत क्या होता है, मतलब जो दर्पण आता है उसको दांत के नजदीक ले जाने पे दांत दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच आ जाता है, जिसके कारण उसका एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, दांत का एक बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देता है, जिसके कारण यूज है। तो मिटा दे इसको, ठीक है। पहला यूज समझ में आया। अवतल दर्पण का हम लोग यूज कहां देखेंगे, अगर तुम लोग को देखना है तो यहाँ पे तुम इसका यूज देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने के दर्पण में शेविंग मिरर, ठीक है। तो दाढ़ी जब जो घर में तो घर में देखो दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग का दाढ़ी होता है लड़के लोग का, वो दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, आईना सामने रख देते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो नॉर्मली होता है ना, हम लोग समतल दर्पण को ही देख के दाढ़ी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सोचो तुम दाढ़ी बना रहा और तुम जिस दर्पण में देख रहा है, जिस हिस्से का दाढ़ी बना रहा है, वो हिस्सा अगर तुमको बड़ा दिखाई दे, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, तो क्या तुम दाढ़ी अच्छे से बना पाओगे? हाँ, बना पाओगे विजुअली। तो अच्छा, अगर थोड़ा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा तो हम अच्छे से देख देख के दाढ़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर फोटो देख सकते हो, तो फोटो में क्या है, एक आदमी है अपना दाढ़ी बना रहा है, ठीक है। दाढ़ी बनाते समय क्या उसका जो दर्पण के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण के अंदर दिखाई देता है, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने। तो चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से दाढ़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के दर्पण में भी किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। कारण क्या है इसका, रीजन, क्योंकि दाढ़ी बनाते समय दर्पण को चेहरे के नजदीक रखा जाता है, जिससे चेहरा दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य आ जाता है, जिससे चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई पड़ता है, जिससे हम अच्छे से जिस बड़े चेहरे को देखते हैं हम अच्छे से दाढ़ी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम लोग के घरों में तो अवतल दर्पण होता नहीं, तो हम लोग के जो घर में बड़े होते हैं, पापा होते हैं या फिर कोई भी होता है, वो क्या करता है, समतल दर्पण के सामने अपना दाढ़ी बना लेता है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण के सामने बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो जो चेहरा है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिसके कारण वो अच्छे से दाढ़ी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग के घर में तो ये दर्पण होता नहीं, लेकिन ये दर्पण तो होता नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण के सामने बढ़ा देते हैं। लेकिन बहुत बड़े सैलून में, दुकान में जाओगे तो वो सब में वहां पे अवतल दर्पण का यूज करता है दाढ़ी काटते समय, ठीक है। मैंने ये दर्पण का यूज करना चाहिए, लेकिन मजबूरी में हम लोग समतल दर्पण के सामने दाढ़ी भी बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, हम लोग को ये केस पता था, अजूबा वाला केस, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच अगर किसी वस्तु के उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखा, बार-बार केस में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देख रहे होगे फोटो में क्या है, एक हाथ है, हाथ को दर्पण वो
अवतल दर्पण, दर्पण के सामने रखने पे क्या होता है, एक बड़ा हाथ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक सिचुएशन ऐसा ही होगा। यहाँ पे अगर चेहरा रखेंगे तो एक बड़ा चेहरा हमको दर्पण के अंदर दिखाई देगा, जिसका हम उस बड़े चेहरे को देखकर अपनी दाढ़ी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर वाला केस जो अवतल दर्पण में था उसी का यूज, उसी कारण इन दोनों का दोनों जगह पे उसका यूज होता है। वहां पे भी उसी कारण होता है क्योंकि नजदीक रखने पे बड़ा प्रतिबिंब दाग से दिखाई देता है, यहाँ पे भी चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं शेविंग करते समय, दाढ़ी बनाते समय। ठीक है, लेकिन नॉर्मली तो होता नहीं है। अब तुम जाके कोई दाढ़ी बनाना है तो उसमें देखना वो अवतल यूज करा या समतल यूज करा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो समतल यूज करते हैं, अवतल तो कोई मैंने अवतल नॉर्मली मिलता नहीं है, हम लोग यूज करते नहीं है। इसलिए अभी जो नॉर्मली जो नॉर्मल फैमिली होता है वो लोग क्या करता है, समतल दर्पण का यूज करता है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो अच्छी तरीका जो अच्छा होगा हमारे लिए वो क्या होगा, अवतल दर्पण का यूज करना। ठीक है, अब दाढ़ी पर ये देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज एक और तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जो लड़कियां होती है मेकअप के लिए, ठीक है, मेकअप करते समय तुम लोग अवतल दर्पण का यूज कर सकते हो। अगर देखो जो लड़कियां होती है मेकअप करते, अगर उनको मेकअप करना है, समझ लो अपने इस आंख के हिस्से को रंग करना है या पेंट करना है, जो भी करना है, ठीक है, तो क्या करेगा, अपने आंख को अवतल दर्पण के सामने ऐसे रखेगा जिसके कारण आंख का एक बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देगा, जिसके कारण वो उसको देख के अच्छी तरह से मेकअप कर सकती है। तो अगर पूछेगा कि मेकअप में किस दर्पण, मेकअप के लिए किस दर्पण का यूज होता है, तो वहां पे भी अवतल दर्पण का यूज होता है। कारण क्या है, कारण यही है क्योंकि उस सामने रखने पे चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। तो दो अवतल दर्पण का दो यूज समझ में आया, पहला क्या डेंटिस्ट वाला, और दूसरा क्या मेकअप करते समय या दाढ़ी बनाने के दर्पण में अवतल दर्पण का यूज होता है। कारण ये है, रीजन क्या है, क्यों होता है, ये है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखेंगे, ये जो होगा लास्ट अवतल दर्पण लास्ट यूज होगा। ठीक है, अवतल दर्पण का लास्ट क्या बोले, ठीक है, अवतल दर्पण का लास्ट ये होगा क्या, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर साइकिल, रेल इंजन, टॉर्च इत्यादि में मोटरसाइकिल, रेल इंजन के हेडलाइट, टॉर्च इत्यादि, सॉरी इधर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम इधर से अवतल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल, रेल इंजन के हेडलाइट समझते हो, जो आगे वाला लाइट होता है हेडलाइट, और टॉर्च में परावर्तक सतह के रूप में होता है, समानांतर प्रकाश की किरणों को प्राप्त करने के। अब ये क्या होता है, हेडलाइट। तो तुम आगे में जो फोटो दिख रहा है उसमें फोटो में देखो, फोटो में देखने से क्या होता है कि जो ये टॉर्च है या फिर जो भी पुलिस का जो ये होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ये लाइट निकलता है, ठीक है, ये जो टॉर्च है, ठीक है, इसमें क्या है कि टॉर्च ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, यहाँ ऑन ऑफ का जो भी है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, बल्ब लगा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा देखो, ये अंदर वाला भाग क्या है, चमकीला, अंदर वाला भाग क्या है, चमकीला। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर किसी धातु का या फिर किसी भी चीज का अंदर वाला भाग बहुत चमकीला हो तो किसके जैसा बिहेव करेगा, अवतल दर्पण के सामने बिहेव करेगा।
अवतल दर्पण के समान बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये देखना टॉर्च है या फिर कोई भी हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट रहता है, ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट यहाँ इधर देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें जो बल्ब रहता है, बल्ब के पीछे का हिस्सा बहुत चमकदार रहता है और इस प्रकार का अवतल दर्पण के जैसा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये देखो ऐसे होता है। जो टॉर्च में देखोगे, टॉर्च में भी क्या होता है, जो बहुत चमकीला चांदी के जैसा दिखाई दे रहा है, क्या कटोरी के जैसा ऐसे अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, अवतल दर्पण के समान ऐसे है, ठीक है। तो जो भी कोई धातु रहता है जो बहुत चमकदार रहता है, उसका अंदर वाला तल क्या होता है, चमकदार होता है, तो वो अवतल दर्पण के जैसा ही बिहेव करता है। इस सब में होता क्या है, ठीक है, ये चमकदार हिस्सा किसके जैसा बिहेव करता है, अवतल दर्पण के समान बिहेव करता है, अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रकाश है, देखते होगे जब प्रकाश होता है, जब ये सब को ऑन किया जाता है तो क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें निकलती है बहुत एक ही सीध में ऐसे निकलता है। जहाँ पे डायग्राम में देख रहा होगा, एक सीध में ऐसे बहुत सारा प्रकाश में ऐसे एक ही साथ निकलता है। ये होता क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये चमकीला हिस्सा क्या अवतल दर्पण का जैसा बिहेव करता है, व्यवहार करता है। इसके फोकस, अवतल दर्पण का फोकस होगा, फोकस पे क्या रखा जाता है, एक बल्ब रख देते हैं। फोकस पे क्या रख देते हैं, एक बल्ब रख देते हैं। यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलती है, यहाँ से जो प्रकाश किरणें निकलती है, परावर्तन के बाद सब प्रधान अक्ष क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, समझ में आया। तो इससे समानांतर प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलती नहीं, समझ में आया। जो बल्ब रखा रहता है, इस सब चीजों में जो बल्ब रखा रहता है वो कहाँ रखा रहता है, इस दर्पण के फोकस पे रखा रहता है। और इससे जब बल्ब को ऑन किया जाता है तो यहाँ से प्रकाश निकलती है, तो हमको लगा फोकस से आया है, फोकस से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यह क्या होती है, समानांतर चली जाती है। प्रधान अक्ष, ये जो लाइन है ये प्रधान अक्ष होगा ऐसे, ठीक है, ये प्रधान अक्ष होगा, इसके समानांतर चला जाएगा, जिसके कारण हमको क्या होता है, एक जो प्रकाश दिखाई देता है एक सीध में ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है। तो समझ में आया। ये जो तल है ये परावर्तक तल है, ये क्या है, ये तल क्या है, परावर्तक तल, इसलिए बोले परावर्तक सतह या तल के रूप में इसका यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। तो समझ में आया। वो जो चमकीला लगा रहता है वो क्यों लगा रहता है, समानांतर प्रकाश की माने एक दूसरे के समानांतर प्रकाश की किरणें ऐसे सीध में जाएगा, बहुत सारा लाइट ऐसे सीध में प्राप्त करने के लिए हम लोग जो बल्ब है, बल्ब के पीछे क्या लगाते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। बल्ब को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, समानांतर परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें होती है इस प्रधान अक्ष से समानांतर चली जाती है, ऐसे चली जाती है। तो समझ में आया इतना कि आगे में जो गाड़ी का हेडलाइट रहता है उसके पीछे में चमकीला चांदी की तरह चमकीला हिस्सा ऐसे क्यों रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। वो अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करता है, जिससे समानांतर प्रकाश की किरणें मैंने यहाँ बल्ब पे परावर्तन किया, समानांतर प्रकाश की किरणें को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ी, टॉर्च इत्यादि के पीछे, ठीक है। इधर बल्ब रहेगा, इधर वो चमकीला हिस्सा रहेगा, जिससे इससे प्रकाश निकलेगा, इस पे पड़ेगा, प्रधान अक्ष से समानांतर जाएगा, जिससे हमको एक सीधा प्रकाश ऐसे दिखाई जाते हुए देगा, ठीक है। तो ये तीन यूज हुआ, ठीक है। अवतल दर्पण का तीन यूज हम लोग पढ़ लिए, गाड़ी बनाने के दर्पण में और मेकअप या फिर मेकअप या गाड़ी बनाने के दर्पण में, डेंटिस्ट के दर्पण में और हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में, टॉर्च में भी परावर्तक सतह जो चमकीला होता है उसको परावर्तक सतह कहता है, तो वहां भी यूज होता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण क्या होता है, कौन भेक्स, एक दो मार्क्स में पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, क्यों होता है, ठीक है, कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसका दो उपयोग हम लोग मेन जो है उनका बोर्ड में दो उपयोग ज्यादा पूछता है, ठीक है। उसी दो उपयोग का कोई भी दो उपयोग, एक दो उपयोग पूछता है तो हम लोग दो उपयोग पढ़ लेंगे, वही बहुत है, ठीक है। सो तुमको तो ये पता चल गया कि फोटो में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हम लोग टॉर्च के अंदर क्या लगाते हैं, अवतल दर्पण लगाते हैं, ठीक है, जिससे सीधे समानांतर प्रकाश की सीधे प्रकाश की प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी तुम लोग सड़क पे चलते होगे तो ये टॉर्च जो ये देख रहे हो, इस प्रकार का दृश्य तुमको दिखाई देता होगा। इसमें क्या है, जो प्रकाश है, प्रकाश सीधा ऐसे ना जाके प्रकाश ऐसे फैल रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है ऐसे, यहाँ बल्ब लगा, प्रकाश क्या ऐसे फैल रहा है, ये प्रकाश किरणें क्या है, इधर इतना क्षेत्र में क्या है, प्रकाश किरणें फैल रही। लेकिन ये प्रकाश किरणें अवतल दर्पण लगा देते हैं तो समानांतर प्रकाश की किरणें प्राप्त होती है, लेकिन ये प्रकाश किरणें क्यों प्राप्त हो रही है, यहाँ देख लो इस प्रकार का बहुत हिस्सा में प्रकाश फैला रहता है, लेकिन अवतल दर्पण में लगाते हैं तो प्रकाश किरणें समानांतर जाता है, सीधा पड़ता है ना। लेकिन प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए हम लोग किस प्रकार के दर्पण का यूज
करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार का प्रकाश हमको क्यों प्राप्त होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहले न्यूज अब तक उत्तर दर्पण का क्या है कि सड़क पर लगे लैंपों मीन्स लैंप बल्ब, लैंपों के प्रकाश को अधिक क्षेत्र में एरिया, ठीक है, क्षेत्र तक फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक सतह या तल के रूप में होता है। इस बार क्या करना, हमको प्रकाश किरणों को ऐसे फैलाना है, ऐसे नहीं जाना, ऐसे क्या करना, चारों तरफ फैलाना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो एक समझ लो ये बल्ब है, बल्ब के यहाँ पे क्या लगा तुम्हारा, समझ लो ये उत्तल दर्पण है, इस प्रकार का ऐसे कुछ होता होगा, देखना जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट मींस सड़क पे जो लाइट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बल्ब होता है। ओके, बल्ब के पीछे क्या लगाता है, सॉरी, बल्ब के पीछे क्या लगा रहता है, एक उत्तल दर्पण ऐसे लगा रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा होने से क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें, समझ लो यहाँ है प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरणें इधर जाएगी, परावर्तन कर इधर चल जाएगी, प्रकाश की किरणें परावर्तन कर इधर फैल जाएगी, प्रकाश की किरणें क्या होगा, अधिक क्षेत्र तक फैल जाएगी। तो ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के इधर कहीं पे अगर प्रकाश की किरणें रखी है तो यहाँ से जाने वाली किरणें परावर्तन पर इधर चली जाएगी, इधर चल जाएगी, मींस इतना एरिया तक क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणें फैल जाती है। तो प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए, अधिक क्षेत्र तक फैलाने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। लेकिन समानांतर प्रकाश किरणों को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार का यूज किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का। लेकिन प्रकाश को अधिक क्षेत्र तक फैलाने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ये क्या है, परावर्तक सतह, जिससे प्रकाश किरणें टकरा के चली गई, परावर्तक सतह। समझ में आया, इधर कहीं बल्ब रखा हुआ तो प्रकाश किरणें आएगी, परावर्तन में इधर चल जाएगी, प्रकाश किरणें परावर्तन कर इधर चलेगा, तो प्रकाश किरणें इतना दूर तक क्या होगा, फैल गया ना। लेकिन उत्तल दर्पण आता तो प्रकाश किरणें ऐसे जाता, लेकिन ये क्या हो, प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का यूज किए, उत्तल दर्पण का यूज किए। ठीक है, तो पूछ सकता है, ठीक है, कि सड़क पर लैंपों के प्रकाश को अधिक क्षेत्र तक फैलाने के लिए हम लोग परावर्तक सतह के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका यूज देखो, तुम लोग गाड़ी देखे होगे, जाहिर सी बात है गाड़ी तो देखे ही होगे। ठीक है, जो भी गाड़ी रहता है उसके इस साइड में दाएं बाएं, इधर दाएं और बाएं क्या रहता है, एक मिरर रहता है, क्या रहता है, मिरर रहता है, इस प्रकार का मिरर रहता है। वो जो मिरर होता है उस मिरर को बोलते हैं साइड मिरर, क्या बोलते हैं, साइड मिरर, दोनों साइड में रहता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, साइड मिरर। ठीक है, या व्यू फाइंडर, व्यू फाइंडर, ठीक है, साइड मिरर या व्यू फाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब जो गाड़ी होता है, वाहक होता है, जो गाड़ी होता है, कोई भी गाड़ी देखना साइड में दो मिरर आता है उसको क्या बोलते हैं, साइड मिरर कहते हैं। उस साइड मिरर में एक दर्पण लगा रहता है, वो किस प्रकार का दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो वाहकों जैसे बस ट्रैक्टर, जो भी बस और क्या होता है, मोटर साइकिल, जो भी इलेक्ट्रिक माने जो भी गाड़ी है, ठीक है, बस ट्रैक्टर जो भी है, कुछ सबके साइड में क्या लगा रहता है, मिरर रहता है। तो वाहकों जैसे बस, मोटरसाइकिल इत्यादि के साइड
मिरर यानी SID साइड मिरर, मिरर जिसको बोलते हैं व्यू फाइंडर भी बोलते हैं, व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर में पीछे का जो पीछे का स्थिति है उसको देखने के लिए, व्यू को देखने के लिए व्यू फाइंडर। तो वाहकों जैसे बस, मोटरसाइकिल इत्यादि साइड मिरर, ये साइड मिरर जिसको बोलते हैं साइड मिरर, और व्यू फाइंडर के दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग होता। ठीक है, कारण क्या है इसका? तो भैया अगर समतल दर्पण का यूज करेंगे तो क्या होगा? देखो, समतल दर्पण का यूज करेंगे तो तुम्हारा जो एक समझ लो ये समतल दर्पण यूज किया, पीछे गाड़ी आ रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा गाड़ी का एक बड़ा प्रतिबिंब तुमको दर्पण के अंदर दिखाई देगा। वो गाड़ी का इतना बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देगा कि और दूसरा गाड़ी का प्रतिबिंब ही दर्पण के अंदर तुमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण का यूज करता है तो इस गाड़ी का एक छोटा सा प्रतिबिंब तुमको दर्पण के अंदर दिखाई देगा, इधर जो गाड़ी है उसका भी एक छोटा सा प्रतिबिंब, छोटा छोटा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा छोटा। तो पीछे आने वाली बहुत सारी गाड़ियों का प्रतिबिंब तुमको अंदर में दिखाई देगा। लेकिन समतल दर्पण यूज करता है तो एक ही गाड़ी का, जितना बड़ा गाड़ी उतना बड़ा अंदर में प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिसके कारण एक ही गाड़ी का बहुत बड़ा प्रतिबिंब तुमको दिखाई देगा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिसका अन्य गाड़ी या अन्य पीछे आने वाली वाहकों का प्रतिबिंब तुमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण उसमें क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। इतना बड़ा गाड़ी है उसका प्रतिबिंब छोटा सा बनेगा, फिर दूसरा गाड़ी का प्रतिबिंब इधर इधर इधर, तो बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब तुम्हारे दर्पण के अंदर दिखाई देगा, उत्तल दर्पण के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधा सीधा और छोटा होता है, सीधा और छोटा होता है, जिसके कारण एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देता है, जिसे देखकर ड्राइवर पीछे आने वाली वाहकों क्या होता है? उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा छोटा होता है, जिसके कारण एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देता है, जिससे देखकर ड्राइवर पीछे आने वाली वाहकों को रास्ता दे सकता है। समझ में नहीं समझ में आएगा तो देखो, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में इधर बहुत सारे गाड़ियों का प्रतिबिंब, छोटा छोटा प्रतिबिंब तुमको दर्पण के अंदर दिखाई देगा। लेकिन अगर समतल दर्पण का यूज होता तो इतना बड़ा गाड़ी है उसका इतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता, जिसका अन्य गाड़ियों का प्रतिबिंब तुमको दर्पण के अंदर दिखाई नहीं देता। लेकिन साइड मिरर जो होता है वो क्या, साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का यूज करने से क्या होता है? अगर पीछे इधर हम ड्राइवर है, इधर मेरा साइड मिरर रहा, ठीक है, तो इसके बहुत ज्यादा दूर भी कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अंदर में छोटा छोटा दिखाई देगा, जिसके कारण ड्राइवर इस यहाँ जो दर्पण है उसको देख सकता है, और पीछे आने वाली सारी गाड़ियों का एक सीधा और एक छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा, जिसके कारण हम जो पीछे आने वाली गाड़ी को साइड दे सकते हैं, ये अपना जा सकता है, जिससे हम लोग दुर्घटना से भी बच सकते हैं। लेकिन यही अवतल दर्पण का लगाते तो प्रतिबिंब कभी उल्टा कभी सीधा बनता, जिसके कारण दुर्घटना हो सकता था। लेकिन अवतल दर्पण का बनाते तो वस्तु को भी कहीं कितना भी दूर हो उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? हमको सीधा ही दिखाई देगा। इसलिए वाहकों के साइड मिरर के रूप में हम लोग किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं? हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग रियल लाइफ में जब अवतल उत्तल दर्पण देखने जाओगे ना तो प्रतिबिंब दर्पण ऐसा ही दिखाई देगा, वो इतना छोटा ऐसे इतना छोटा इतना में ऐसे दिखाई देगा ना,
तुमको फर्क भी नहीं पता चलेगा कौन अवतल है कौन उत्तल है। इतना कटोरी का काट के इतना ऐसे नहीं होगा, इतना कटा नहीं होगा, ये छोटा सा ऐसे कटा होगा, तुमको फर्क भी नहीं पता चलेगा कि कौन अवतल है, थोड़ा सा उभरा होगा या थोड़ा सा दबा होगा, ठीक है, इसलिए तुमको पता भी नहीं चलेगा कौन अवतल है कौन उत्तल है, ठीक है। तो जब भी देखना बहुत बारीक सा फर्क होता है, ठीक है, बहुत बारीक सा थोड़ा सा ऊपर उभर निकला रहेगा या थोड़ा सा नीचे धंसा रहेगा, ठीक है, अवतल उत्तल दर्पण में रियल लाइफ में जो होता है। अभी तो डायग्राम के लिए हम लोग ऐसे कटोरी के आकार का बनाते हैं, लेकिन रियल में जो होता है ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर अंदर की ओर धंसा है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा है, तो तुमको अंतर भी नहीं पता चलेगा कौन कौन अवतल है कौन उत्तल है कौन समतल है। तो अंतर पता लगाने का एक ही तरीका है कि एक वस्तु को उसके सामने रखो और उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है वो सब देखो, प्रकृति देखो, उसके बाद तुम पता लगा सकते हो कौन अवतल दर्पण है कौन उत्तल दर्पण है कौन समतल दर्पण है। समझ में आया? जो ये सब में देखोगे तो जाके तो दर्पण दिखाई तो देगा, लेकिन इतना छोटा है, ऐसे उभरा तो रहेगा लेकिन बहुत कम उभरा रहेगा, इतना उभरा नहीं रहता, ठीक है, इतना उभरा नहीं रहता, बहुत कम उभरा रहेगा। लेकिन ये भी क्या है उत्तल दर्पण, ये थोड़ा सा भी उभरा रहे या बहुत ज्यादा उभरा रहे, बाहर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की ओर निकला रहे, चमकदार है, या बहुत ज्यादा उभरा रहे और चमकदार है, तो कैसा दर्पण होगा उत्तल ही दर्पण होगा, ठीक है। हम जो देखे हैं कल या परसों ही देखे थे टोटो, जो टोटो होता है इधर बंगाल में जो टोटो चलता है उसमें हम लोग जो टोटो ये होता है उसमें भी देखना साइड मिरर के रूप में पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए टोटो वाला जो लोग होता है वो इतना बड़ा गोल सा उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो इस बार देखना जब भी किसी टोटो में बैठना तो देखना साइड ऐसा, उसमें तुमको पता चले उसमें ज्यादा थोड़ा ऐसे निकला रहता है ना, तो ज्यादा थोड़ा निकला रहता है, ठीक है। तो टोटो गाड़ी में जब बैठना तो देखना वहां पे जो पीछे देखने वाली गाड़ियों के लिए जो साइड मिरर जिसमें देखता है ना वो थोड़ा ऊपर की ओर निकला हुआ है, तो किस प्रकार का मिरर होगा वो उत्तल दर्पण होगा। तो समझ में आया? ये हम लोग अवतल उत्तल का जो यूजेस था सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, विथ रीजन के साथ एमसीक्यू में पूछ सकता है अवतल दर्पण का एक यूज होता है और उत्तल दर्पण का एक यूज होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का भी यूज होता है लैंप में, लैंप के पीछे, उत्तल दर्पण का यूज होता है लैंप के पीछे, लेकिन अवतल दर्पण का यूज कब होता है प्रकाश किरण को समानांतर प्राप्त करने के लिए, लेकिन उत्तल दर्पण का यूज होता है प्राप्तक सतह के रूप में, क्यों प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए, ठीक है। ये सबको पढ़ते अच्छे से लिखते रहना, याद करते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।